जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग यूडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन प्रश्न 7500 प्लस का 7500 प्लस का सेट नंबर हम लोग सेट नंबर 09 देखेंगे। तो हम लोग 8 सेट कर चुके हैं और ये 9वां सेट करेंगे। तो चलिए वीडियो के कोई रुकावट न करते हुए, हाँ एक बात बता देना चाहते हैं कि वीडियो में कोई ऐड नहीं आएगा, यानी स्क्रीन पर कोई प्रचार नहीं आएगा। आप लोग बिना प्रचार के फुल सेट देख सकते हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं आएगा यूट्यूब पे जो आप लोग को प्रचार फ्री करेगा। मेरा प्रचार फ्री कर दिया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? तो जिंक कार्बन, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, जिंक कार्बन। एक और प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? तो जिंक कार्बन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्रवर्तमान ऊर्जा बनाती है, गलत है। प्रवर्तमान ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंबी कूदने वाले लोग लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं? कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं? तो देखिए निकालते हैं, क्योंकि वो अधिक दूरी तय करेंगे। ये गलत है। अधिक दूरी ऐसा थोड़ी है कि दौड़ने से अधिक दूरी तय करेंगे, नहीं, क्योंकि वो संवेग संरक्षण बनाए रखें। हाँ ये बिल्कुल सही है, संवेग संरक्षण बनाए रखें। अगला पढ़ लेते हैं। क्योंकि दौड़ने से ऊर्जा उपलब्ध होती है, ये गलत है, नहीं होती है। ऊर्जा का नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उससे संवेग उपलब्ध होता है, गलत है। दौड़ने से संवेग उपलब्ध नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो साबुन के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? Na2OH। सॉरी NaOH। Na2 नहीं होता, NaOH। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो ग्वाइनिडीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्वाइनिडीन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट को किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? नवसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? तो उर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नवसादर और नमक के मिश्रण को नवसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? उर्ध्वपातन विधि द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है? एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार और प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन। क्लोरोफिल प्रकाश वर्णक है, कैरोटीनाइड है, फाइकोबिलिन है।
फाइकोबिलिन है, प्रोटीन है, ये तीनों के तीनों है, बाकी एंथोसाइनिन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? प्रश्न एक बार और, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु गलत है। जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु यही सही है। मनुष्य को संक्रमित करने वाला परजीवी विषाणु ये गलत है। वास्तव में वृद्धि करने वाले विषाणु ये भी गलत है। तो हमारा सही निकला ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्या है? इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो श्वसन क्रिया केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में स्वस्थ दूधी कोशिकाओं तथा लाल दूधी कोशिकाओं को औसत अनुपात क्या होता है? 1:600 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1:600। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए को मिलान कीजिए। तो नीचे दिए गया है तो मिलान कीजिए। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षी को। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षी को। एक के ये हो गया। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का किया जाता है। तो 2 के बी हो गया। लैपिडेट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो तितलियों का अध्ययन किया जाता है। लैपिडेट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तितली का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। तो ए बी सी डी किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी सी डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली में। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? निम्न में कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑक्सिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? ऑक्सिन। बाकी जानवरों में इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल पाया जाता है, बाकी ऑक्सिन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो पेंटोस। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो पेंटोस। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा नहीं है, बाकी थेरी गाथा आरंभिक साहित्य का भाग नहीं है। अचरांग सूत्र है, सूत्र कीतांग है, बृहत कल्प सूत्र है, तीनों के तीनों है, लेकिन थेरी गाथा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की है? तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। एक बार, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो
अर्थशास्त्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीवान मखफी शीर्षक किताब किसके द्वारा लिखा गया? शीर्षक किताब किसके द्वारा लिखा गया? जेबू निशा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, जेबू निशा द्वारा। दीवान मखफी शीर्षक से किस कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो जेबू निशा द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए, दोहरा गुंबद किसका है? तो सिकंदर लोदी का। पहला का दोहरा गुंबद किसका है? तो सिकंदर लोदी का। एक का 4 हो गया। अष्टभुज मकबरा किसका है? तो शेर शाह का है। अष्टभुज मकबरा किसका है? शेर शाह का है। तो इसका 1 हो गया। सत्य मेहराबिया मकबरा तो बलबन द्वारा है। सत्य मेहराबिया मकबरा बलबन द्वारा। तो 3 के 3 हो गया। गोल गुंबद किसका है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। तो 2 हो गया। तो 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर सी सही है, 4-1-3-2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने का निर्णय किया गया था? किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेज के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कब से कब तक चला था? तो 1767 से 1769 तक। 1767 से 1769 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब चला था? 1780 से 1784 तक। द्वितीय आंग्ल युद्ध कब चला था? 1780 से 1784 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर कब चला था? 1790 से 1792 तक चला था। चतुर्थ मैसूर युद्ध कब चला था? तो 1799 तक। 1798 से 99। पहले लिख देते हैं 1764 से 1767 से 1769। तीनों को 4 निकल गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकी वंश के किस राज्य ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया है? सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया है? तो इब्राहिम शाह सरकी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों का नाव का व्यवस्था करना था? मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सैन्य को नदी पार करने के लिए पुलों को नाव का व्यवस्था करना था? तो मीर बहर ऑप्शन नंबर डी सही है, मीर बहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में सिपाहियों का चयन नहीं किया था? किस प्रांत में सिपाहियों का चयन नहीं किया था? मध्य प्रांत। ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रांत। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया?
तो अहमदाबाद में 1918 में, अहमदाबाद में 1918 में। महात्मा गांधी ने दक्षिण में चंपारण सत्याग्रह प्रथम किए थे 1917 में। दक्षिण अफ्रीका केप टाउन में 1906 में किए। दक्षिण अफ्रीका नेटाल में 1906। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा क्रांतिकारियों गतिविधि से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म का पहचान कीजिए। गलत युग्म का पहचान कीजिए। तो जमींदारी समाचार पत्र किसका है? जफर अली खान का सही है। भवानी मंदिर किसका है? बरिंद्रनाथ घोष का है, बरिंद्र कुमार घोष का। जमींदारी किसका है? तो जफर अली खान का सही है। भवानी मंदिर किसका है? बरिंद्र कुमार घोष का है। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है। और संध्या किसका है? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय का है। ब्रह्म बांधव। संध्या किसका है? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय का है। उपाध्याय का है। चलिए निकल गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है? निम्नलिखित में से किसने कहा था तो भारत भारतीयों के लिए है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत भारतीयों के लिए है दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई है? तो स्टैनली वाल्डविन। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार और प्रश्न पढ़े। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की है? साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किसने किया है? तो 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में। तो स्टैनली वाल्डविन भारत कब आया था? भारत कब आया था? 1928 में। 1928 में गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। तो किस चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टैनली वाल्डविन साइमन कमीशन की घोषणा की थी। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो हृदयनाथ कुंजरू थे। सही है। हृदयनाथ कुंजरू थे। और फजल अली भी थे। सही है। के एम पाणिकर ये भी थे। सही है। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया? 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 2 3 पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे, के एम पाणिकर थे, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन निकल गया 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो चलिए पढ़ते हैं। झूमिंग कृषि कहाँ होता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। बिल्कुल सही है। झूमिंग कृषि कहाँ होता है? दक्षिण एशिया पूर्व में। सही है। मिल्पा कहाँ होता है कृषि? तो मैक्सिको में। सही है। लादांगा कहाँ होता है? तो श्रीलंका में नहीं होता लादांगा। इंडोनेशिया और कहाँ होता है? मलेशिया में।
इंडोनेशिया मलेशिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया मलेशिया में होता है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सही है, 1 और 2 सही है। चलिए ऑप्शन निकालते हैं, कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है। कुरंग कुमे जिला, कुमे जिला, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो पुडुचेरी। प्रश्न एक बार और फिर से, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो पुडुचेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है। तो दादरा नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी सही है, दादरा नगर हवेली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए, राज्यसभा अस्थायी निकाय है, सही है, बिल्कुल सही है। इसमें 3 अप्रैल 1952 में पहली बार विधित गठित किया गया, ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसके 1/3 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त किया जाता है, यही गलत है, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन, हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। प्रश्न एक बार और, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो देख लेते हैं। संवैधानिक निराकरण का अधिकार यही उपलब्ध है, ये सही है, ये उपलब्ध है। देख लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गलत है। देश के किसी भी भाग में घूमने या बसने की स्वतंत्रता, गलत है, गैर नागरिक को नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है, तो कौन हो जाएगा गैर नागरिक को। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है। तो विधान परिषद का सदस्य नहीं है कार्यपालिका का अंग। राज्यसभा का सदस्य नहीं है कार्यपालिका का सदस्य। उप निरीक्षक पुलिस यह है कार्यपालिका का, सही है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं है, तो हमारा सही निकला ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है। प्रश्न एक बार और, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत एक संघीय राज्य व्यवस्था है, ये गलत है, ये नहीं होगा। भारत न तो संघीय है न ही एकात्मक है, गलत है। भारत अर्ध संघीय है, ये सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल गया, भारत एक अर्ध संघीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज को कौन देखता है? दैनिक कामकाज को कौन देखता है? तो उपराज्यपाल देखता है। भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक कामकाज को कौन देखता है? तो भारत उसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल देखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली से प्रतिपादक हैं? बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली से प्रतिपादक हैं? तो मणिपुर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। छऊ कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो छऊ है झारखंड या पश्चिम बंगाल उड़ीसा तीनों का है। उड़ीसी तो उड़ीसा कहवे किया है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी मेला। ऑप्शन नंबर बी हम्पी मेला का किस राज्य का है? तो हम्पी मेला हम्पी के जिला कर्नाटक का है। चलिए पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। पुस्तक मेला राजस्थान में। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में। चलिए तीनों का तीनों निकाल दिया हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस तिब्बती नववर्ष को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर कहाँ का है? तो सिक्किम का भी है। लोसांग भी सिक्किम का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं के श्रेणी में नहीं आता है? निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं के श्रेणी में नहीं आता है? तो खाद्य वस्तु सार्वजनिक वस्तुओं के श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। MK गांधी के द्वारा अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। उनके द्वारा कुटीर उद्योग स्थापित करके। ऑप्शन नंबर डी सही है। मंदिर में प्रवेश करके नहीं है, गलत है। उनके द्वारा उनके सहायता करके भी गलत है। उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष लगा अलग करके, ये महात्मा गांधी के द्वारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विविधता करके दिया जाता है? केंद्र और राज्य में विविधता करके दिया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क।
ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर सेवा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर सेवा स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन नहीं है। पूर्वी हिमालय है, ये तो सही है। गारो हिल्स नहीं है, ये गलत है। सुंडालैंड है, सुंडालैंड भी है, पश्चिमी घाट भी है। तो हमारा ऑप्शन निकल गया गारो हिल्स नहीं है। एक बार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट है और गारो हिल्स नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर और लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। वन पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्थिर नहीं, गलत है। रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे गलत है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, ये सही है, यही सही है। बाकी घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है, गलत है। चलिए तो वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। हम लोग 9 नंबर सेट कर लिए यूटेरिया 75 प्लस का, तो कल करेंगे सेट नंबर 10। डेली एक सेट करेंगे, आराम रहेगा और लाभदायक रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।